अब रोहित भैया की खाला के साथ दूसरी बारी चल रही थी और खाला ऐसे गरा रही थी जैसे शेरनी हो, क्योंकि धक्कू की रफ्तार और आवाजों से कमरा गूंज रहा था। मैं डरी सहमी दीवार के साथ लगी ये मंजर देख रही थी। फिर रोहित भैया आहिस्ता हो गए और नीचे उतर आए। मैं समझी कि शायद उनकी मंजिल आ गई है। अब भैया का ट्रक मजीद ताकतवर नजर आ रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे वो सामने आने वाली किसी भी चीज पर चढ़ा देंगे। जब वो नीचे उतरे तो मेरी नजर खाला पर पड़ी। हाईवे अंदर तक नजर आ रही थी, यानी भैया के ट्रक बाहर निकालने के बाद सुरंग खुली हुई साफ दिख रही थी। शेरनी ने अब गराना बंद कर दिया था। फिर वो भी उठकर खड़ी हो गई और भैया का हाथ में लेकर हिलाने लगे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने काम रोक क्यों दिया है। असल में मुझे बिल्कुल भी तजुर्बा नहीं था, वरना मालूम पड़ जाता कि अच्छे भले चलते ट्रक को ब्रेक लगाकर वो क्या करना चाहते थे। हुआ कुछ यूं था कि भैया धक्के मार मार के थक गए थे और अब ट्रक को रोककर उसको सुकून दे रहे थे। खाला ये बात समझती थी, इसलिए उन्होंने कोई सवाल नहीं किया था, बल्कि वो हाथ में पकड़े जल्दी जल्दी हिला रही थी ताकि काम ठंडा ना पड़ जाए। उसके हाथ की रफ्तार और पकड़ने का अंदाज बता रहा था कि वो इस फील्ड में काफी महारत रखती हैं। बस मैं ही ना तजुर्बेकार थी। लेकिन छुपकर इस दौड़ को देखने का फायदा ये हुआ था कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल गया था। भैया सही कहते थे, सिर्फ रिसाले पर तस्वीर देख लेने से चंद मिनट का मजा तो आ सकता था, लेकिन तजुर्बा कुछ नहीं मिलना था। खाला ने अगले 2-3 मिनट भैया का नीचे नहीं गिरने दिया और फिर उनके पुरलुत्फ सकर का दूसरा हिस्सा शुरू हुआ। भैया जानबूझकर खाला को बिल्कुल अलमारी के पास ले आए थे ताकि मुझे करीब से नजारा देखने को मिले। अब खाला की पुश्त और मुझ में 1 फीट का फासला बचा था और मुझे उसके दोनों मुकाम इतने वाजे नजर आ रहे थे जैसे बिल्कुल अंधेरी और साफ रात में आसमान पर चमकते हुए सितारे नजर आते हैं। घाटी के ऊपर और आसपास काली घास का एक तिनका भी नहीं था। अगर होता भी तो मुझे आसानी से नजर आ जाता। मैं चाहती तो हाथ बढ़ाकर उसकी कश्ती पे हाथ फेर सकती थी। फासला बहुत कम था, जिसकी वजह से मुझे भी कुछ ज्यादा ही गदगदाहट होने लगी थी। मालूम नहीं भैया अब मुझे क्या दिखाना चाहते थे। फिर रोहित भैया उनके पीछे आकर खड़े हुए तो वो मेरे इतने करीब आ गए थे कि जब वो खाला की कश्ती में चप्पू डालने के लिए थोड़ा सा झुके तो उनकी पुश्त मेरे जिस्म से टकरा गई थी। मेरे बदन में सनसनी फैल गई। भैया ने ट्रक दोबारा से हाईवे पे चढ़ाया और शुरू में मुनासिब सी रफ्तार रखी हुई थी, जिसकी वजह से खाला भी इत्मीनान से आगे झुकी रही और उनको ज्यादा झटके बर्दाश्त नहीं करना पड़े। मैं अब खड़ी खड़ी थक गई थी और मुझे भाई की वजह से मंजर भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कोशिश करके पैरों के भल नीचे बैठ गई। बस इतनी ही जगह थी कि मैं आराम से बैठ जाती और बैठने के साथ ही मुझे इंतहाई करीब से सारा मंजर नजर आने लगा। सच्ची बात तो ये भी कि भैया के ट्रक ने गली का हशर नशर कर दिया था। जब ट्रक अंदर जाता तो गली अंदर को धंस जाती और ट्रक बाहर आता तो लगता कि गली कोई बाहर निकल आई है। खाला की हिम्मत थी जो वो मजबूत से जमी हुई थी। मेरे जैसी लड़की होती तो कब की नीचे से निकलकर भाग चुकी होती। आहिस्ता आहिस्ता झटकों में शिद्दत आने लगी थी, साथ ही नेहा खाला की आवाजें भी निकलना शुरू हो गई थी। वो बार बार जिस्म को अकड़ाती और फिर ढीला छोड़ देती। मुझे उस लम्हे उस पर बेतहाशा रश्क आया था। मैंने दिल में सोचा कि ए भगवान, जिंदगी हो तो नेहा खाला जैसी। क्या किस्मत पाई थी उसने। हर चीज उसको बिस्तर पर मिल रही थी और वो भी अपने बहन के घर। दिन को अपनी खाला की खूब सेवा करती और रात को भैया खाला को कमरे में बुलाकर उनकी थकन दूर कर देते थे। भैया के ट्रक के पीछे 2 फूल लटकते थे जो मुसलसल हिल रहे थे। मेरा दिल करता था कि हाथ बढ़ा के उनको पकड़ूं, उनके साथ खेलने लग जाऊं। दोनों फूल काफी मोटे थे, जिनके आसपास हल्की फुल्की घास उगी हुई थी।
जब ट्रक बाहर को निकलता और फिर एक झटके से अंदर जा लगता तो वो आवाज मेरे कानों को बड़ी भली मालूम होती थी। उसके बाद मजीद 2-3 मिनट और सफर जारी रहा और फिर भैया का ट्रक झटके खा के रुक गया और जब गली से बाहर आया तो खूब भीगा हुआ था। पानी उस पर से टपक टपक कर गिर रहा था और जब मेरी नजर गली पे पड़ी तो वो मुंह तक पानी से भरी हुई थी। मुझे अंदाजा हो गया कि भैया का सफर यहीं तक था और वो अपनी मंजिल को पहुंच चुका था। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ था। खाला उठ खड़ी हुई तो गली से पानी टपक टपक कर गिरने लगा। उन्होंने भैया से कहा कि रोहित, रात भी तुमने गली में पानी डाला था, आज फिर भरती है, पता नहीं कितना पानी जमा करके बैठे हो। भैया हंस पड़े और बोले कि आज तो वैसे कुछ ज्यादा ही निकल गया है। अब मैं थोड़ी सी छुप गई थी क्योंकि हाला अब आजाद थी और कमरे में घूम फिरकर अपनी तैयारी कर रही थी। अगले चंद मिनटों में खाला ने अपनी तैयारी मुकम्मल की और सब कुछ पहनकर भैया से बोली कि रोहित, उम्मीद है तुम्हारे अगले कुछ दिन सुकून से गुजर जाएंगे और अगर तबीयत ज्यादा बेचैन हुई तो भगवान के लिए मुझे मुआफ रखना और शोभा को बुला लेना, तुम्हारा काम कर देगी। भैया मुस्कुरा पड़े और बोले कि शुक्रिया हाला, वाकई आपने 2 बार मेरा खूब साथ दिया है और अब 2 दिन आराम कर लो, अपनी थकन दूर कर लो, फिर दोबारा आपको जहमत दूंगा। हाला बोली कि ठीक है और इस दौरान जरूरत पड़ी तो प्लीज शोभा को मना लेना। भैया बोले कि कोशिश तो कर रहा हूँ, देखो कब तक वो मेरी बात मानती थी। खाला कहने लगी कि जिस तरह वो जवान हुई पड़ी है, मेरे ख्याल से उसको ज्यादा दिन बहाने नहीं बनाने चाहिए और आराम से तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करके देख लूं। भैया बोले कि हाला, मुझे आप 1 आध दिन और कोशिश करने दे, अगर काम बन गया तो ठीक है और अगर ना बना तो फिर आपको बताऊंगा। खाला ने कहा चलो ठीक है, तुम काफी थक गए हो, नींद पूरी करो, मैं भी सोने जा रही हूँ। भैया ने आगे बढ़कर खाला के माथे पे बोसा लिया और खुद भी कपड़े वगैरह पहन लिए और आगे बढ़कर दरवाजा खोलने लगे तो अचानक रुक गए और बोले कि नेहा खाला, मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आप हर साल जब भी आती हैं मुझे बहुत सारा सुकून देती हैं। खाला ने भैया की बात सुनकर एक कातिलाना मुस्कुराहट उछाली और बोली कि हाँ रोहित, मैं क्या करूं, तुम मेरे इतने प्यारे भांजे और दोस्त हो, अगर तुम्हारा काम नहीं करूंगी तो किसका काम करूंगी। भैया ने हाला का हाथ थाम लिया और बोले कि हाला जान, वैसे एक बात तो बताओ। नेहा हाला बोली कि अगर मैं बता दूं कि तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो तो फिर मुझे क्या इनाम दोगे। भैया बोले कि हाला, मैं हर तरह की शर्त लगाने को तैयार हूँ, कि आप कभी भी ये नहीं जान सकती कि मैं क्या पूछने वाला था। खाला बोली कि मिस्टर, अगर तुम चालाक हो तो फिर मैं भी कम नहीं हूँ, तुम्हारी खाला हूँ और तुमसे 2 कदम आगे का सोचती हूँ। भैया बोले कि चलो बता दो कि मैं क्या पूछने वाला था। खाला ने कहा कि जीतने की सूरत में पहले मेरा इनाम बताओ। भैया कहने लगे कि किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट पर कल आपको और शोभा को खाना खिलाऊंगा। खाला मान गई और बोली कि तुम ये पूछने लगे थे कि मैं यहाँ पर साल के बाद आई हूँ, तो इस दौरान जो सारा अरसा था वो मैंने बिना ठुकाई के कैसे गुजार लिया, यही पूछने लगे थे ना। भैया खाला की बात सुनकर हैरान रह गए और बोले कि हाँ यार खाला, कसम से यही पूछने लगा था, आप वाकई बहुत जीनियस हो। खाला मुस्कुरा पड़ी और बोली कि इस सवाल का जवाब ये है कि मैं जब भी मूड बनता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ लेती हूँ जो बिल्कुल आपके चप्पू जैसी हो और उससे काम चला लेती हूँ। भैया उनकी बात पे हंस पड़े और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। खाला बाहर निकली तो मैं भी अलमारी के पीछे से निकलकर बाहर आ गई क्योंकि अब खाला ने वापस आना नहीं था। अचानक बाहर से अम्मी की आवाज गूंजी, नेहा, तुम आधी रात को रोहित के कमरे में क्या कर रही थी। इस नावल का अगला हिस्सा सुनने के लिए